उत्तर प्रदेश की आज की हर बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले नजर आज की 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात मुहर्रम के जुलूस पर लगी रोक की। इस फैसले का शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने विरोध किया तो सपा सांसद एसटी हसन भी धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। दूसरी बड़ी खबर कोरोना की दूसरी लहर के बाद बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजेस की, जिन्हें एक बार फिर से खोलने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर रामपुर से, जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट कभी भी तोड़ा जा सकता है। इस मामले में जिला कोर्ट ने गेट तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र बुलाने समेत कई अहम फैसले लिए। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। वहीं बैठक में 10 प्रस्तावों, जिसमें पर्यावरण, राज्य संपत्ति, बाल विकास, होमगार्ड, परिवहन, ऊर्जा, आवास और आबकारी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज रही। आपको हम सियासत से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने मुलाकात की। संतोष बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली की है, जहां राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। और एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल श्रावस्ती दौरा है। कल दोपहर बाद श्रावस्ती जाएंगे और फिर शाम को गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती का दौरा कल सीएम का प्रस्तावित है। श्रावस्ती के दौरे पर कल मुख्यमंत्री जाएंगे और फिर श्रावस्ती के दौरे के बाद शाम को गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अब श्रावस्ती के दौरे पर मुख्यमंत्री कल जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ सौगातें श्रावस्ती को मिलेंगी सीएम की तरफ से, जरूर देखने वाली बात होगी। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने प्रधान सम्मान समारोह में विवादित बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्रधान इस समारोह में आए हैं उनकी लिस्ट अधिकारियों को सौंप कर जाऊंगा। अगर किसी काम में कोताही हुई तो अधिकारियों को नींबू की तरह निचोड़कर बर्बाद कर दिया जाएगा और जो प्रधान नहीं आए हैं उनके खिलाफ जांच कराई जाएगी। मामला सीतापुर की महमूदाबाद ब्लॉक का है। उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी 5 वर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, शायद वो सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग आए हैं उनके लिए यहाँ के अधिकारियों को भी निर्देश है कि जो लोग आए वो लिस्ट यहाँ मैं दे करके जाऊंगा और प्रथम स्थान विकास का होगा। अगर उसमें कहीं भी कोताही हुई तो नींबू जैसा निचोड़ करके मैं बर्बाद कर दूंगा। और जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट अब तोड़ा जाएगा। जिला कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एसडीएम के पास शिकायत की थी कि यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है। जांच के बाद एसडीएम ने गेट तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन आजम खान ने जिला अदालत से अपील की। लेकिन करीब 2 साल बाद जिला कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया। तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान को झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट तोड़ा जाएगा, अब ये तय हो गया है। बड़ी बात यह है कि जब तक मेन गेट को हटा नहीं दिया जाएगा तब तक आजम खान पर जुर्माना भी लगता रहेगा। 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है। वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी, उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी साहब की कोर्ट में ये वाद दर्ज हुआ था। वहाँ से एसडीएम सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए थे। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइन पर मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद ने विरोध दर्ज करवाया है। संगठन के महासचिव मौलाना सैयद
कल्बे जव्वाद ने सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान शांतिपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का सर्कुलर मुहर्रम और शिया समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने सर्कुलर में अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने भी सर्कुलर पर विरोध जताया है। देखिए, यूपी पुलिस की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया और अब इस पर धार्मिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और मौलाना कल्बे जव्वाद ने सर्कुलर पर आपत्ति जताई है और इस भाषा को, पुलिस की भाषा को भड़काऊ भाषा करार दिया है। इसको गाइडलाइन का नाम दिया है, लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है और झूठे इल्जाम का एक पुलंदा है जो इसमें उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं और ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि इससे शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो सकता है। ऐसे जुमले भी इस्तेमाल किए इसने और ऐसी बातें कही हैं जो कभी हुई नहीं है और उन्होंने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं। एक चीज़ होती है कि सब हो सकता है, उन्होंने लिखा है कि सब हुआ करता है। ये जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। वहीं मुहर्रम पर पुलिस सर्कुलर पर उठे विवाद को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि ये वही सर्कुलर है जो 2019 और 20 में भी जारी हुआ था। बस इस बार सर्कुलर में सिर्फ कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इंक्लूड कर दिया गया है। सर्कुलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी वर्ग संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों। सर्कुलर को लेकर कोई विवाद नहीं और पुलिस अधिकारी धर्मगुरुओं के संपर्क में है और अगर कुछ है तो संवाद से उसका समाधान निकाला जाएगा। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं। और इसी बीच सपा सांसद एसटी हसन ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब यूपी में शराब खाने, मॉल, बाजार खुल गए हैं तो फिर मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं होनी चाहिए। वहीं एसटी हसन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि यह हिंदुओं के खिलाफ होगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई उसको मना नहीं सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का हवाला दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि जब कोविड बहुत कम हो चुका है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सारे धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी इजाज़त मिलनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शराब खाने खुले हुए हैं, जुआ खाने खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मॉल और बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम धार्मिक आयोजनों पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि हमने कांवड़ यात्रा को मना कर दिया, अब हमने मुहर्रम की जुलूस को मना कर दिया? क्या ये भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए निकाले नहीं जा सकते? हम तो ये मानते हैं कि हम सब लोग धार्मिक हैं, हम ये सब काम करते हैं। हम अपने पैदा करने वाले से ये दुआ करें कि हमारे देश में तीसरी लहर अल्लाह पाक ना लेके आए, हमें महफूज रखे। इसमें बुराई क्या है? उधर जासूसी कांड को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है।
कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से बुलाए गए विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे, जिसमें विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी और विपक्ष एकता को और ज्यादा देने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के सांसदों को डिनर पर बुलाया है। दिल्ली में यूपी के कई सांसदों को आज डिनर पर बुलाया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सांसद संगम लाल गुप्ता, हरनाथ सिंह यादव, विनोद सोनकर, मुकेश राजपूत, सुब्रत पाठक समेत कई अन्य सांसदों को डिनर पर आमंत्रित किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के कई सांसदों को आज डिनर पर बुलाया है और संभवतः आज का ये जो डिनर है ये राजनीतिक डिनर होगा, क्योंकि इस डिनर के साथ चर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि दिल्ली में महामंथन चला था, जब यूपी के तमाम सांसदों को बैठक में बुलाया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल हुए थे, तमाम पदाधिकारी पार्टी के शामिल हुए थे और जीत का मंत्र 2022 के लिहाज से दिया गया था। तो पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है, चुनावों में उतर चुकी है और यही वजह है कि 2022 से ठीक पहले, यानी देखिए 6 महीने का वक्त तकरीबन अब चुनावों को रहा है उत्तर प्रदेश में। अब 6 महीने में अपनी रणनीति को एकदम बुलंद कर लेना चाहती है भाजपा और सांसदों की किस तरीके की भूमिका होगी विधानसभा चुनाव 2022 में, ये भी भाजपा धीरे धीरे तय कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी में 16 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि क्लास 2 शिफ्ट में होंगी। स्कूल 8 घंटे खुलेंगे और ये 4-4 घंटे की शिफ्ट चलेगी, यानी 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, ऐसे में 5 अगस्त से स्नातक में प्रवेश शुरू हो जाएंगे। दाखिला मेरिट या प्रवेश परीक्षा से होगा, ये कुलपति तय करेंगे। वहीं स्नातक प्रथम साल की कक्षाएं 1 सितंबर से चलेंगी, जबकि अन्य कक्षाएं 13 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं 6 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ सभी के साथ बैठक हुई है। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मुख्यमंत्री जी ने, ये पहले है। इसलिए हम कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 2 पाली में करेंगे। 8 घंटा का टीचिंग आवर होगा अभी, जिसमें 50% पहले 4 घंटे में और 50% बाद के 4 घंटे में जो पढ़ाई है। अभी प्रारंभ पे हम आगे का विश्लेषण करते हुए प्रारंभिक दौर पे जो कक्षाएं खुलेंगी ऑफलाइन, उनमें हमने ये निर्णय लिया है। जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रवेश कार्य हैं, उनमें 5 अगस्त से जो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, 2 तरीके के आएंगे। तमाम महाविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर प्रवेश करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये अधिकार कुलपति गण में निहित किया गया है कि वो अपने व्यवस्था के अनुसार इसमें निर्णय लेंगे। लेकिन जो उनकी कक्षाएं हैं, जैसे यूजी से जो अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड ईयर, वो 15 अगस्त से उनका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इनका एडमिशन प्रोसेस जो है 5 अगस्त से शुरू होगा। कुछ महीने पहले गोंडा के कॉल्विन कॉलेज में लाखों रुपए की घपलेबाजी का मामला सामने आया था, जिसे लेकर एक खबर में पूर्व प्रिंसिपल राकेश्वर सिंह पर सवाल उठाए गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इस घपलेबाजी से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह शिकायती पत्र माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी ने अपने कवरिंग लेटर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए
इस पर जांच बिठा करके 15 दिन के अंदर अपनी आख्या देने को कहा। इसकी जांच चल रही है, जो मेरा ख्याल है अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मेरा कोई बयान अभी तक नहीं लिया गया है। लिहाजा मैंने इसका खंडन करने का मन बनाया और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह धन मेरे द्वारा न आहरण करा के शैलेंद्र कुमार राठौर तथा DIOS लखनऊ की साठगांठ से हुआ है। सपा नेता और मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर के खिलाफ ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ है। चौधरी बशीर पर यह मुकदमा उनकी पूर्व पत्नी ने दर्ज करवाया है, जिनका आरोप है कि चौधरी बशीर ने 6ठी बार शादी कर ली है। चौधरी बशीर की पूर्व पत्नी नगमा का कहना है कि 23 जुलाई 2021 को उन्हें पता चला कि वो शाइस्ता नाम की लड़की से 6ठी शादी करने जा रही हैं। इस बात की जानकारी होने पर नगमा चौधरी सपा नेता के घर पहुंची, लेकिन चौधरी बशीर ने उनके साथ मारपीट करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि जब मामले की पड़ताल करने ABP गंगा की टीम चौधरी बशीर के घर पहुंची तो सपा नेता ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। मुलायम सिंह सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर के खिलाफ उनकी ही पत्नी नगमा ने थाना मंटोला में एक मुकदमा दर्ज कराया है। 3 तलाक कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 23 जुलाई को चौधरी बशीर ने 6वीं शादी की है और वो उनकी पत्नी हैं, और ऐसे में जब वो विरोध करने पहुंची हैं तो उनके साथ मारपीट की गई है और उनको 3 तलाक कह के उनको वहां से भगा दिया गया है। इस समय मैं चौधरी बशीर के घर के बाहर हूं। उन्होंने अपनी तहरीर में ये कहा है, अपना बयान भी जारी किया है सोशल मीडिया पर, कहा है कि चौधरी बशीर कपड़ों की तरह बीवियों को बदलता है और ऐसे में उन्होंने ये 6ठी शादी की है और ऐसे में उनके 2 बेटे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ही यहाँ एक व्यक्ति जो काम करता है उसकी बहन से शादी कर ली है और ऐसे में ट्रिपल तलाक कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने चौधरी बशीर का पक्ष जानने की कोशिश की है, इसलिए हम उनके आवास पर आए हैं, लेकिन वो आवास पर मौजूद नहीं हैं। और इससे पहले भी जो नगमा हैं, जो उनकी पत्नी हैं, जिनके 2 बेटे हैं, वो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से शादी की है, इसलिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और अब अहम खबर लखनऊ से, जहां युवक से मारपीट करने वाली युवती पर FIR दर्ज हुई है। बीच चौराहे पर कैब ड्राइवर से पिटाई की थी। युवती पर लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कृष्णा नगर के बीच चौराहे पर युवक की पिटाई की गई थी। देखिए, वीडियो वायरल हुआ था और इस लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर नजर आया था। मामला इतना भर था कि रोड पार करते समय ये जो गाड़ी थी ये युवती से टकराते टकराते बची। इस बात पर युवती इतनी आग बबूला हुई कि उसने टैक्सी ड्राइवर की जमकर पिटाई की थी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश खासतौर से किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। गंगा सहित नदियों का जलस्तर बढ़ने से जहां गंगा तेजी से कटान कर रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ गंगा का कई फीट पानी किसानों की लहलहाती फसलों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल चौपट होती नजर आ रही है।